नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंस्ट्रुएशन। ये प्रॉपर एक चैप्टर है क्लास 9th का। और आज हम लोग इसमें देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन में कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से थिंग्स को हमें स्टडी करना होता है और कौन कौन से फिगर्स को हमें स्टडी करना होता है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है वो पूरा पूरा एक ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, एक चैप्टर है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन। मैं हूं अभय प्रताप सिंह और ये हमारा जो ये वीडियो है, जो भी मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड वीडियो होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल माय इंडियन स्कूल पे जाएगा और मेरे फेसबुक चैनल पे भी जाएगा। तो उसके लिए बच्चों आप लोग आइए, स्टडी करिए और साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपका जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकूं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। तो ये है बच्चों हमारा मेंस्ट्रुएशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? दिस डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स सच दैट। अब देखिए ज्योमेट्रिक फिगर्स में जो भी मेजरमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से मेजरमेंट हो सकते हैं? फर्स्ट आपका आ जाएगा एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, उसके बाद आ गया आपका सरफेस एरिया। ठीक है। अब एक चीज समझिए, इसमें और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जरूरत के हिसाब से या क्वेश्चंस के हिसाब से हमें यहाँ पे कंटेंट ऐड हो जाता है। जैसे मान लीजिए लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो वो भी सरफेस एरिया का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। वॉल्यूम तो अपने आप में वॉल्यूम होता है, एरिया अपने आप में एरिया है। मतलब ये है कि सरफेस एरिया का एक और पार्ट हो सकता है जिसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। वो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया कि जो भी हमारा मेंस्ट्रुएशन जो भी चैप्टर है या फिर टॉपिक है, ये किस तरीके से काम करता है और किस वजह से हम इसको पढ़ते हैं, इसको यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। इसका एक और पार्ट है, आप देख सकते हैं, इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस। ये फंडामेंटल यानी कि बेसिक प्रोसेस है फॉर कैलकुलेटिंग द डायमेंशन ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स में क्या क्या हो सकता है? मतलब ये कि ऐसा फिगर जिसको हम एक प्लेन में क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, उसे हम कहते हैं 2D फिगर। 2D फिगर में कौन कौन सा है? सर्कल है, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया और उसके बाद ट्रेपेजियम हो गया। बहुत सारे 2D फिगर्स हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 3D फिगर्स में। 3D फिगर में हमारा एक वॉल्यूम ऐड हो जाता है और टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, अब देखिए 3D फिगर में क्या क्या हो सकता है? सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, आपका क्यूब हो गया, पिरामिड हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोन हो गया, बहुत सारे इसमें फिगर्स हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुएशन में हर तरह के फिगर्स के बारे में हमें स्टडी करना है और सबका अलग अलग फॉर्मूला होगा। हर फॉर्मूले को हम लोग कोशिश करेंगे डिराइव कर लें, जो मुश्किल होंगे कोशिश करेंगे कि हमको आसानी से याद कर सकें और उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे आपको मेंस्ट्रुएशन के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। मैं आपको उस सॉल्यूशन को, आपके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रॉपर यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ताकि आपके साथ साथ और अदर बच्चों को भी अगर उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो वो उस क्वेश्चन को समझ सकें और पढ़ सकें। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट टॉपिक, देखते हैं वो क्या होने वाला है। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे 2D फिगर्स की। किसकी? 2D फिगर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे 2D फिगर्स की। सबसे बेसिक आपने अभी तक पढ़ा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर में, वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल कई तरह के हो सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। मतलब बहुत तरह के आपके ट्रायंगल हो सकते हैं। उन ट्रायंगल्स को हमें किस तरीके से, हमें उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में काफी डिटेल में बता रखा हूं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक साइड है ए, सेकंड साइड है बी, थर्ड साइड है सी। तो अगर इन तीनों के साइड का लेंथ अलग अलग है, डिफरेंट है, और अगर हम बात करेंगे कि इन तीनों के एंगल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल एंगल्स कितने होंगे बच्चों?
1 2 3 टोटल 3 एंगल है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल का टोटल एंगल फाइंड आउट होता है वो होता है बच्चों 180 डिग्री। टोटल एंगल होता है कितना 180 डिग्री। और याद रखिएगा मेंसुरेशन में एंगल्स बहुत मायने रखते हैं। नॉर्मल लेवल पे छोटे लेवल पे एंगल्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जब भी आप आगे बढ़ेंगे क्लास 10th में 11th में 12th में, उसके बाद फिर आप जब ग्रेजुएशन करने जाएंगे और आप अगर मैथमेटिक्स को आपने चूज किया है या फिर अगर आप इंजीनियरिंग की स्टडी करने गए तो वहां पे आपको एंगल्स का बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पे क्या करना होता है कि आपको एंगल और साइड के ही बेसिस पे आपको सेकंड साइड के बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा बहुत यूज होता है, वो क्लास 10th की बात है, उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हमें ये ट्रायंगल है जिसका एक साइड है ए, एक साइड लेंथ है बी, सेकंड थर्ड साइड लेंथ है आपका सी। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हमारा पेरीमीटर आएगा, यहाँ पे हमारा पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फिर उसके बाद अगर हम इसके क्या बात करें, इसके एरिया की बात करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमेशा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, हमारे पास 3 साइड है, तीनों के लिए हमें अलग अलग हाइट देखने को लिए मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस वाले पॉइंट से बात करें, फर्स्ट पॉइंट से, तो यहाँ से जब हम हाइट को ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री पे। ये मान लीजिए हो गया आपका H1। क्या हो गया H1। सेकंड वाले अगर बेस की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम A को बेस लेके चलते हैं तो ये वाला हमारा एक बनेगा हाइट 90 डिग्री पे। ये मान लीजिए हो गया आपका H2। क्या हो गया H2। थर्ड वाले साइड की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि बी की अगर हम बात करें, बी को हम लोग बेस मानेंगे, तो जब बी हमारा बेस बनेगा तो हाइट हमारा हो जाएगा, ये हो गया H3। ध्यान रखिएगा ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। आप देख सकते हैं 3 अलग अलग साइड्स के लिए 3 अलग अलग हाइट की बात होगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, और एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर हमें यहाँ पे एरिया निकालना है ट्रायंगल का तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस की अगर हम बात करें तो हमारा सी है, और हाइट यहाँ पे हो जाएगा H1। हाइट क्या हो जाएगा H1। ठीक है, इससे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। यही एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम होगा सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के। वो देखिए सेकंड एरिया कैसे निकालेंगे दूसरे तरीके से। तो अगर हमारा बेस बन जाए बी, बेस बन जाए बी, तो इस पे हाइट कितना होगा H3। क्या होगा H3। थर्ड पे बात करें, अगर हमारा थर्ड तरीका हमको यूज करना है, ये तो मान लीजिए फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड की बात करें, थर्ड मेथड होगा आपका हाफ इंटू, अगर हमारा बेस बन जाए, एक बार हमारा बेस बन चुका है सी, एक बार बेस बना है बी, एक बार हमारा बेस बनेगा ए। तो जब हमारा बेस ए होगा तो हाइट जो होगा वो होगा आपका H2। क्या होगा H2। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा आपका H2। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हाइट है ये हमेशा बेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इन द केस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप सही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपने हाइट ले लिया H1 को और बेस मान लिया B को, तो यहाँ पे जो आपका कैलकुलेशन होगा या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपको गलत आएगा। क्या आएगा, गलत आएगा। उसका जो कैलकुलेशन है गलत है, इसी वजह से जो आंसर होगा वो भी गलत आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं जो होगा रेक्टेंगल। सेकंड टॉपिक है बच्चों हमारा रेक्टेंगल। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है, इसका फिगर कैसे क्रिएट होता है, और हम इसमें क्या क्या चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमें किन किन चीजों को फाइंड आउट करना होता है। चलिए, रेक्टेंगल जो होता है बच्चों वो एक ऐसा फिगर होता है जिसमें टोटल
4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स। 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स। इसका डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं? इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स विथ 4 इंक्लूडिंग एंगल्स। 4 इंक्लूडिंग एंगल्स। अब देखिए इसमें टोटल 4 एंगल हैं। रेक्टेंगल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है बच्चों, कि इसके जो चारों एंगल होंगे वो कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। कितने पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, अगर ये साइड आपका ए है, ये साइड लेंथ आपका ए है, तो ये भी आपका साइड लेंथ जो होगा वो कितना होगा? ए होगा। और ये साइड लेंथ आपका बी है, तो ये भी आपका साइड लेंथ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसकी जो सबसे बेसिक चीज है वो हम फाइंड आउट करेंगे। बेसिक चीज क्या है इसकी? पेरीमीटर। दो ही चीजें हैं, पहला एरिया, दूसरा पेरीमीटर। एरिया, पेरीमीटर। 2D में हमें सिर्फ दो ही चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, एरिया और पेरीमीटर। तो देखिए बच्चों, हम पेरीमीटर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम एक जगह पे खड़े हो जाएंगे, ठीक, और पूरे के पूरे बाउंड्री पे ऐसे मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो मूव करते समय हम ये देखना है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस को कवर किया है। हम यहाँ पे हैं, हम या तो नीचे की तरफ चल के स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे चलें एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम क्लॉकवाइज चल के स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। सबसे पहले हमने ये लेंथ कवर किया, तो हमारा कितना लेंथ है? ये बी प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे हम पहुंचने के बाद फिर वाले इस वाले लेंथ को हमने कवर किया, तो ये लेंथ कितना हो गया? ए। फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद बाउंड्री के बाद फिर हमने इस लेंथ को कवर किया, तो ये हो जाएगा बी। फिर उसके बाद हम जब ऐसे घूमेंगे, ए की तरफ आएंगे, जहां पे हम खड़े थे वहां पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? लेंथ ए। मतलब ये कि 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स ए। यहाँ पे हमें पेरीमीटर क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 2 टाइम्स ए प्लस बी। ये होगा बच्चों हमारा पेरीमीटर। क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो गया बच्चों हमारा पेरीमीटर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लीजिए कि हमारे पास दो लेंथ है, एक लेंथ है आपका बी, एक लेंथ है आपका ए। ठीक है, ए लेंथ को हमें पकड़ के क्या करना होता है? बी लेंथ तक हमें इसको ऐसे स्वाइप करना होता है। तो जब हम इस चीज को स्वाइप करते हैं, तो स्वाइप करने के बीच में हमें ये जो एरिया कवर करना होता है, ये जो एरिया कवर होता है, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है a इंटू बी, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई b। तो यही होगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलते हैं अपने थर्ड फिगर की तरफ। थर्ड फिगर हमारा क्या होने वाला है बच्चों? थर्ड फिगर होने वाला है हमारा स्क्वायर। क्या होने वाला है? स्क्वायर। इसके भी कंडीशन सेम होते हैं। 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस हो। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों हमारा स्क्वायर। इसको हम कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्म फिगर। यूनिफॉर्म फिगर मतलब ये कि इसके जो भी साइड्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या हम रेक्टेंगल का जो भी हमारा फिगर था, क्या हम उसमें यूनिफॉर्म वर्ड का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सारे एंगल्स जो हैं वो तो सेम है, 90 डिग्री पे है। लेकिन इस फिगर में अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, तो इस रेक्टेंगल फिगर में जो साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। ठीक है, दो लेंथ तो मैच कर रही है, ये दोनों लेंथ मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन ये चारों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म फिगर नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्क्वायर की, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फिगर। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों के चारों एंगल जो होंगे बच्चों, चारों के चारों एंगल जो होंगे, ये एंगल होंगे कितने पे? 90 डिग्री पे। और चारों के चारों जो साइड होंगे, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने नाम दे दिया ए, तो अगर इस साइड का लेंथ है ए,
तो ये साइड भी होगा ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए सेम मेथड। एक जगह पे आप खड़े हो जाइए और पूरी की पूरी बाउंड्री को कवर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे खड़े होते हैं और बाउंड्री को कवर करते हैं तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर क्या देखने को मिल जाता है, पेरीमीटर क्या देखने को मिल जाता है, 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, सेम वही मेथड, ये जो लेंथ है इस लेंथ को पकड़ के ए तक, ये जो पूरा लेंथ है यहां तक हमें क्या करना होगा, स्वाइप करना होगा, तो हमें ये एरिया देखने को मिलेगा। इसका एरिया कितना आएगा बच्चों, a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूनिट बहुत ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्स में बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ए सेंटीमीटर है, ये ए सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पेरीमीटर होगा ये एक तरह का लेंथ है, क्या है, लंबाई। तो लंबाई का यूनिट जो होता है हमेशा सेंटीमीटर या यूनिट में आता है, किस में आता है, यूनिट में। ठीक, लेकिन अगर एरिया की हम बात करेंगे तो एरिया का जो यूनिट आएगा वो स्क्वायर यूनिट में आएगा, किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, पेरीमीटर हमेशा यूनिट में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा, किस में आएगा, क्यूबिक में आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ज्यादातर बच्चे एग्जाम में नहीं लिखते हैं जिसके वजह से उनके मार्क्स कटते हैं या कट सकते हैं। अगर टीचर के ध्यान में ये चीज आ गया कि आपने यूनिट नहीं लिखा है तो उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो आपका मार्क्स काट लेगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा मैथमेटिक्स जो है वो जितना मैथ्स और कैलकुलेशन पे बेस्ड है उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा वहां पे यूनिट मैटर करता है। क्योंकि जब आप घंटे की बात करेंगे, आवर्स की बात करेंगे, तो वहां पे 1 घंटा जो है 3600 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 घंटा जो है 3600 सेकंड के बराबर होता है। जब हम आवर्स की बात करेंगे, घंटे की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 आवर। ठीक है, लेकिन जब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड में, तो जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में आवर्स को डिनोट नहीं किया और क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिमांडिंग है सेकंड में, तो याद रखिएगा आपका ये मान लीजिए आपने आवर्स में करके छोड़ दिया है, फिर भी वो आंसर गलत मान लिया जाएगा। डिमांडिंग भले सेकंड में हो, छोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने आएंगे तो 100% गारंटी है वहां पे आंसर आपके सामने नहीं होगा। ठीक है, तो भाई डिमांडिंग क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपने जो भी आंसर दिया है अगर 1 आवर्स आया है तो 1 आवर लिखना जरूरी है, आप सेकंड छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बाई चांस आपने 3600 लिख दिया तो वहां पे आपको सेकंड लिखना अति आवश्यक हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो पूरा पूरा सॉल्यूशन है उसे गलत मान लिया जाएगा। क्योंकि टीचर्स का एक अपना परसेप्शन होता है कि मुझे या तो ये आंसर देखना है या तो ये आंसर देखना है। ठीक है, और अगर गलत टीचर ने गलती से अगर ये परसेप्शन बना रखा है और आपने ये लिख दिया और सेकंड नहीं लिखा तो वो पूरा पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर टीचर का परसेप्शन ये है, आपने ये लिख रखा है, आवर्स नहीं लिखा, तो वहां पे भी आप तुरंत का गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, मैथमेटिक्स में जितना कैलकुलेशन मायने रखता है उतना ही यूनिट्स लिखना भी मायने रखता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। थर्ड था हमारा स्क्वायर, फोर्थ फिगर होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसके भी सेम कंडीशन है बच्चों, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। चारों एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा इसका फिगर, 4 साइड्स हो गए,
ठीक है, ये हो गया आपका चारों का चारों साइड। ठीक, ये मान लीजिए इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी, इसका लेंथ है बी। इसकी भी सेम कंडीशन है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, जो अपोजिट साइड्स होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपके इक्वल, जैसे देखिए ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक, ये भी अपोजिट एंगल है, तो यार ध्यान रखिएगा ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सामने वाले जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसकी जो कंडीशंस है वो मैं आपको सारी बता दे रहा हूं। पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन इसकी क्या बनेगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, कोई भी एंगल इसका 90 डिग्री पे नहीं होता है, तो इसका कंडीशन बनेगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन opposite angles are equal, that's it, opposite angles are equal। थर्ड पॉइंट आपका यहां पे क्या बनेगा, the sum of adjacent angles are 180 degree will be 180 degree, the sum of adjacent angles। थर्ड कंडीशन बनेगा the sum of adjacent angles will be 180 डिग्री। मतलब ये है कि अगल बगल के एंगल्स को जब आप सम करेंगे, जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 50 है, तो ये जो सेकंड वाला एंगल होगा, अगर इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, तो अगर फर्स्ट 50 होगा तो सेकंड क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 130 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन ही यही कहती है कि जो एडजेसेंट साइड एंगल्स होंगे इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और ये इसका प्रॉपर कंडीशन है। ठीक है, चलिए अभी तो हम इतने की बात कर लिए, अब हम बात करते हैं बच्चों इसके पेरीमीटर इसका कितना आएगा बच्चों, पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि सेम एज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, चाहे हम पैरेललोग्राम के पेरीमीटर की बात करें या फिर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें, दोनों ही केसेस में जो पेरीमीटर आता है वो आता है 2l प्लस बी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों एरिया की, तो यहां पे हमें ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रॉपर बेस इंटू हाइट ही होगा। क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा हाइट बन जाए, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया मान लीजिए h। ठीक, तो इसका जो प्रॉपर अगर हम बात करेंगे, प्रॉपर एरिया की अगर हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइट। तो याद रखिएगा एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब जैसे समझिए बात को, जिस तरीके से हम लोगों ने ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है बी पे, वैसे ही क्या हम इस वाले सरफेस पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां से लेकर ऐसे इस वाले पार्ट को अगर ऐसे एक्सटेंड किया जाए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए तो भी हमें एक सेकंड हाइट भी देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा हमेशा, मैथमेटिक्स लाइफ को इजी करने के लिए है, ना कि हार्ड करने के लिए। ठीक है, हम एक्सटेंड करके सेकंड हाइट अगर बना भी लेते हैं तो एक्सटेंड करने में हम काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। प्रॉपर हमारे पास एक हाइट पड़ा रहेगा, या फिर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद आसानी से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये 50 डिग्री है, ठीक है, अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना है तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है तो।
लेकिन अगर अभी आप क्लास 9th में हैं तो आपको बेसिक चीजें यहाँ पे ऑलरेडी दी रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि एरिया दिया है, हाइट दिया है, बेस आपसे पूछ दिया तो आपको बेस को फाइंड आउट कर लेना है। अगर आपके पास एरिया दिया है, बेस दिया है तो आपको हाइट फाइंड आउट कर लेना है। बेस दिया और हाइट दिया है तो आपको एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 9th में बहुत ही इजी तरीके से मेंसुरेशन को बताया गया है, पढ़ाया गया है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप क्लास 10th को क्रॉस करेंगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो भी काफी इजी होता है, वो क्लास 10th में देखा जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है रोम्बस। क्या होगा? रोम्बस। फिफ्थ फिगर होगा हमारा रोम्बस। अच्छा देखिए बच्चों, रोम्बस की तुलना की जाती है किससे? स्क्वायर से। रोम्बस की तुलना की जाती है स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि रोम्बस की क्वालिटी है कि इसके जो चारों साइड्स होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। चारों साइड्स जो होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। इसमें भी 4 साइड होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, 4 एंगल्स होंगे। लेकिन इसका जो कंडीशन है वो पैरेललोग्राम की तरह है कि इसके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे बस वही इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, आमने सामने वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यहाँ पे भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन क्या होगा कि जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होगा? ऑल साइड्स विल बी सेम। ऑल साइड्स विल बी सेम इन लेंथ। सेम इन लेंथ। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा इसका? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड आपका क्या मिलेगा? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट को मैं ए डीजे डॉट से डिनोट कर रहा हूं यहां पे, एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री। विल बी इक्वल टू 180 डिग्री या विल बी 180 डिग्री, बोथ आर सेम। ठीक है, ये तो इसके 3 कंडीशन है। किसके? रोम्बस के। मान लीजिए इसका एक साइड जो है ए है, सेकंड भी ए है, थर्ड भी ए है, फोर्थ भी ए है, क्योंकि इसका कंडीशन ही यही है कि जो सारे साइड होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। किसमें? लेंथ में। ठीक है, तो अगर हम इसके पहला टॉपिक की बात करें, जैसे मान लीजिए पेरीमीटर, पहला टॉपिक इसमें हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो होगा पेरीमीटर। वो क्या होगा? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, सेकंड जो होगा ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब हम बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस की। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस की। ध्यान से देखिए, ये रोम्बस है। ठीक है, इसमें हमें 2 डायगोनल फाइंड आउट करने होंगे। ये फर्स्ट डायगोनल ऐसे कुछ बनेगा जिसको हम नाम देंगे क्या? D1। नाम देंगे D1। और सेकंड डायगोनल जो बनेगा ये बनेगा आपका D2। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन और हमारी बनेगी। जब हम दोनों डायगोनल को फॉर्म करेंगे तो जो दोनों डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी कि चारों के चारों एंगल जो बनेंगे, यहाँ पे ये देखिए आपको 4 एंगल मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो चारों एंगल हमें मिलेंगे ये कितने डिग्री पे मिलेंगे? 90 डिग्री पे। यानी कि बोथ डायगोनल्स will form 90 degree angles at center and यहां पे ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को इक्वल 2 भागों में बांटेंगे भी, एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर।
ईच अदर एट 90 डिग्री। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि 90 डिग्री एंगल जो है वो है, ठीक है। 90 ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? बाइसेक्ट, यानी कि दो बराबर भागों में कट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। हमें सीधे सीधे पता है कि एक डायगोनल का लेंथ मान लीजिए d1 है, इस वाले डायगोनल का लेंथ अगर d1 है और इस वाले यहां से यहां तक के डायगोनल का लेंथ कितना है? d2 है। तो अगर हम यहां से यहां तक का लेंथ की अगर बात करें सिर्फ इतने की, तो ये हो जाएगा d2/2, ठीक है। और यहां से यहां तक के लेंथ की अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा d2/2। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ट्रायंगल ये मिल गया ऊपर वाला, नीचे वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले ट्रायंगल भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाफ इंटू बेस हमारा क्या बन जाएगा? d1, ठीक है। हाइट कितना है यहां से यहां तक? d2/2, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले ट्रायंगल का एरिया। और सेकंड ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ये वाला। तो इस वाले ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस हमारा सेम होगा d1, और हाइट कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का जो भी हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है तो हम इसको हाइट मान सकते हैं। तो ये जो हमारा हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा d2/2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों सेम हो गया है, तो ये जो हाफ हाफ है ये मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सीधे सीधे हाफ हाफ मिलके 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। ये होगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होगा? एरिया ऑफ रोम्बस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ और देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो ये है बच्चों हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो भी ट्रायंगल पढ़ा और जो लास्ट टॉपिक है वो भी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? या फिर क्या मैं भूल के इसको दोबारा पढ़ाने जा रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल्स का हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया के लिए, और पेरीमीटर के लिए a प्लस बी प्लस सी। अगर तीन साइड्स है ए बी सी तो तीनों का हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीन साइड है और तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ना तो कोई हमें एंगल पता है, मतलब ये कि हमें इन तीनों एंगल्स को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ठीक है। उसके बाद फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक साइड का लेंथ निकालेंगे, फिर हम ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए, और अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर तो सीधा दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर तो काफी इजी है इस ट्रायंगल का, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, और सिर्फ हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स के बारे में हमें पता है, ओनली एंड ओनली उसके साइड्स के बारे में पता है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए बच्चों देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सेमी पेरीमीटर। मतलब ये कि पेरीमीटर का हाफ, सेमी मतलब हाफ, सेमी पेरीमीटर हमें निकालना होगा। तो ये क्या आता है? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? हाफ इंटू इसका जो टोटल पेरीमीटर होगा। टोटल पेरीमीटर कितना होगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम इसको डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल एस से। किससे? स्मॉल एस से। सेमी पेरीमीटर निकालने का क्या मतलब है और हम क्या यूज है हमारे एरिया में ट्रायंगल के, आइए बच्चों देखते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा S, यानी कि सेमी पेरीमीटर S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। और ये जो पूरा टर्म्स होगा वो अंडर रूट में होगा। किसमें होगा? अंडर रूट में होगा। ये होगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया क्या होगा, अंडर रूट में टोटल होल अंडर रूट होगा, अंडर रूट में एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, फिर अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई के साथ एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ठीक है, अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। जब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, सेमी पेरीमीटर हमने निकाल दिया, जैसे मान लीजिए कि इसका लेंथ हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है। 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9। तो अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5। इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इसमें हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 4.5। अब 4.5 को हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। 4.5 - 2, 4.5 - 3, 4.5 - 4। और जब हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल काफी ज्यादा इजीली आ जाएगा। तो बस यही मेथड है बच्चों ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास क्या बोलते हैं एंगल्स भी ना दिए हो, और एंगल्स के साथ साथ अगर आपके पास हाइट अवेलेबल ना हो, तो अगर आपके पास तीनों साइड का लेंथ अवेलेबल है तो भी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका, ट्रायंगल का। तो यहाँ पे बच्चों आपकी बेसिक्स जो है वो आपकी सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं क्लास 9th के मेंसुरेशन की। और क्लास 10th के मेंसुरेशन में जब हम जाएंगे तब हम 3D फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल क्लास 9th के लिए आपका ये जो बेसिक है ये काफी ज्यादा पर्याप्त है। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको 2 3 4 कई सारे फिगर्स को मिला के एक फिगर दिया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक टॉपिक और छूट रहा है, उसको भी मैं आपको कवर कर देता हूं। एक टॉपिक आपका यहाँ पे और होना चाहिए जो है आपका सर्कल। और सर्कल से ही एक सब टॉपिक निकलेगा जिसका नाम है सेमी सर्कल। ठीक है, अब जैसे देखिए सर्कल किसे कहते हैं, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, जिसको हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक धागा, एक धागा, धागा मतलब क्या, एक रिबन, रिबन लिया जिसका लेंथ मान लीजिए आपका क्या है, एल है, क्या है, एल है। और इस वाले फिक्स पॉइंट के अराउंड हम क्या किए, घूमने लगे। हमने इस वाले फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा परफेक्ट सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं, बट ये समझने के लिए हमारा पर्याप्त है। जिसका लेंथ एल है और इस वाले लेंथ को, एक पॉइंट को हमने फिक्स करके एक पॉइंट को पकड़ के हम क्या किए, उसको पूरा लेके घूम गए। तो ये हमारा फॉर्म होता है बच्चों सर्कल। क्या फॉर्म होता है, सर्कल। और सर्कल के केस में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। सर्कल के केस में हम लोग सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, और जहां वर्टिसेस की बात होती है, जहां पे कोना कोना मिलेगा यानी वर्टिसेस, वहां पे हम पेरीमीटर की बात करेंगे। यहाँ पे यूनिफॉर्म फिगर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, कहीं पे भी वर्टिसेस हमें देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस की बात करेंगे। किसकी, सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πl। और पाई की जो प्रॉपर वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 3.14। अगर कोई आपसे ये पूछता है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि क्या पाई की वैल्यू प्रॉपर तरीके से बात किया जाए 22/7 होती है कि नहीं, तो ये 22/7 जो है वैल्यू, ये गलत है। ठीक है, पाई की प्रॉपर वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, बहुत लंबी वैल्यू है, 100 डिजिट तक है, उससे भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग क्यों लेके सॉल्व करते हैं, इसलिए लेके सॉल्व करते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक इसकी जो वैल्यू आती है वो भी 3.14 ही आती है। ठीक है, मतलब ये कि ये वाली जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू के नियरली इक्वल है, पूरे तरीके से इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। इस वजह से 22/7 को हम लोग लेके और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते, ताकि हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं आपको क्लास 9th में ही क्लियर कर दे रहा हूं कि पाई की प्रॉपर वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सरकमफ्रेंस। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की, एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, एरिया होता है इसका पाई इंटू एल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इंटू एल, ये होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल। अब इसी सर्कल से एक और नया पार्ट आपको मिलेगा, वो एक नया फिगर मिलेगा जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए सेमी सर्कल। अब देखिए सेमी सर्कल कैसे बनता है, क्या करना है हमें, एक ऐसे लाइन क्रिएट करना है, ठीक है। इस लाइन का जो सेंटर होगा, सेंटर ठीक एकदम बीचों बीच, हम सेंटर पे एक पॉइंट मान लीजिए बना लिए, और फिर क्या किए, इस सेंटर से यहां तक एक धागा लिए और धागे से क्या किए, इसको ऐसे क्रिएट कर लिए। यही जो है बच्चों ये सेमी सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। अब अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये एल है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो एल है। तो मान लीजिए अगर ये पूरा सर्कल रहा होता, अगर ये पूरा सर्कल रहा होता ऐसे, ठीक है, तो इसका टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता, 2 पाई एल। कितना होता, 2 पाई एल। याद रखिएगा हमेशा, यहां से यहां तक का जो लेंथ होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो रेडियस को आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं, एल से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए नेमिंग जो होती है ना वो इंग्लिश अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट, आप किसी भी लेटर से आप नेमिंग कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन ज्यादातर मैथमेटिक्स की किताबों में या फिर मैथ्स में जहां पे भी यूज किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे एल यूज किया है, तो वहां पे वो लोग आर यूज करते हैं। क्या, आर। क्यों, क्योंकि उसका नाम है क्या, रेडियस। ठीक है, तो या तो आप चाहें तो एल रखें, अदरवाइज मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आर लिख देता हूं। ये मान लीजिए हो गया आपका आर, ये हो गया रेडियस आर। टोटल सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो यहां से यहां तक होगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, आधे की बात करेंगे अगर, तो अगर टोटल 2 पाई आर है तो उसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर की, तो हमें पूरा पूरा क्लोज फिगर की बात करनी होगी। यहां से यहां तक का लेंथ है पाई आर, लेकिन अभी भी फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां से यहां तक जब चलेंगे तो ये आर प्लस ये आर, तो यहां से आपको मिलेगा आर प्लस आर, तो यहां से आपको मिल गया आपको पाई आर प्लस 2 आर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से आर कॉमन आ जाता है, पाई प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस। एरिया इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम आधे सर्कल के एरिया की बात करेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया जो है काफी ज्यादा सिंपल है, एरिया में कुछ करना ही नहीं है, टोटल सर्कल का जो भी एरिया है उसका आधा हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये सारे बेसिक फिगर्स जितने भी हैं वो लगभग सारे आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं बेसिक फिगर्स को यूज करके आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये हो गई हमारी पहली क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम सारे के सारे फॉर्मूला हमें एक बार में याद हो जाएं या फिर हम समझ चुके हों अच्छे से, ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें सारे के सारे फॉर्मूला याद रहें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, याद रखिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम आई है हमारे इस लेक्चर से उसको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मैं अगले लेक्चर से कोशिश करूंगा कि उन गलतियों को, उन चीजों को मैं सुधार के आपके सामने पेश कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।